हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं, यानी कि आपात उपबंध कहते हैं इन्हें। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमारे यहाँ सिस्टम किए गए हैं कि अगर भारतीय राजनीति के समक्ष कुछ परेशानियाँ आएँ तो उनमें क्या राष्ट्रपति द्वारा या क्या सरकार द्वारा निर्णय किए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में इमरजेंसी प्रोविजंस की क्या व्यवस्था है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360, 352 टू 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध बताए गए हैं। भारतीय संविधान सामान्य स्थितियों में संघात्मक स्वरूप के अनुसार कार्य करता है, तो वहीं आपातकालीन परिस्थितियों में यह एकात्मक यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट धारण कर लेता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या उद्देश्य हैं। इस प्रकार के जो प्रोविजंस संविधान में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखा जाए। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो किससे लिए गए हैं, 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। प्रांतीय स्वायत्तता के एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। पहली बात तो क्या कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस की जो व्यवस्था है वो किससे ली गई है, 1935 के एक्ट से ली गई है। दूसरी बात है कि जब इमरजेंसी लागू हो जाती है तो मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं और मूल अधिकारों के जो स्थगन संबंधी जो प्रावधान है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात आती है इसमें कि आपातकालीन जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता कही जा सकती है, क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय शासन व्यवस्था बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के संघीय स्वरूप से एकात्मक स्वरूप बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 बातों की चर्चा करी है आपके सामने कि पहली बात तो इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं उनकी व्यवस्था की गई है। इसमें संघात्मक स्वरूप से एकात्मक स्वरूप भारतीय शासन व्यवस्था अपने आप धारण कर लेती है, उसमें किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं रहती है। वो प्रक्रिया, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कहीं भी पूरी नहीं करनी होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमने जो ये व्यवस्था है इमरजेंसी प्रोविजंस की वो हमने 1935 के प्रांतीय स्वायत्तता संबंधी सिद्धांत से ली गई है, नियम से, कानून से ली गई है। और जो मूल अधिकारों का स्थगन है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। इसमें भारतीय संविधान को 3 भागों में बांटा गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस को 3 भागों में बांटा गया है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352 का मतलब होता है नेशनल इमरजेंसी कही जाती है, और 356 में यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लागू किया जाता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता उत्पन्न होती है। और जो थर्ड है आर्टिकल 360 वो हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहलाती है, यानी कि वित्तीय आपात कहलाता है। ठीक है। अब हम आज सबसे पहले चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आर्टिकल 352 क्या है।
आर्टिकल 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी क्या है? नेशनल इमरजेंसी का अर्थ है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रख दिया गया है। क्लियर? 3 बातें हो गई। फिर है अनुच्छेद, ये था कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है। किन किन परिस्थितियों में? बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, अगर संपूर्ण भारत अथवा किसी इसके एक हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके उस स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया है। दूसरी बात इसमें आती है कि उद्घोषणा की प्रक्रिया और अवधि क्या है। तो उद्घोषणा की प्रक्रिया और अवधि आर्टिकल 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकता जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे में भेज दे। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया। ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर वह लागू या प्रवर्तन में नहीं रहता है, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर 6 माह के लिए वह लागू अथवा प्रवर्तन में रह सकता है। क्या आया कि जो ये संकल्पना है इसे संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव भेजता है और इसमें उस सदस्य की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होता है और इसकी घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है, दोनों सदनों में, और 1 महीने के अंदर यदि अनुमोदन नहीं मिलता है तो वो कैंसिल हो जाता है। यदि अनुमोदन मिलने पर वो 6 माह के लिए प्रवर्तन में रहता है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला प्रभाव होता है केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, दूसरा आता है कार्यपालिका पर प्रभाव और तीसरा आता है विधानमंडल पर प्रभाव। वित्त पर प्रभाव, फिर आता है लोकसभा व विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव। जब अनुच्छेद 352 प्रभावी होता है तो अनुच्छेद 358 की जो उपबंध है स्वतः प्रभावी हो जाते हैं। 358 और 359 क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 द्वारा आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर, मतलब 20 और 21 नहीं दिए जाएंगे, से संबंधित है। ठीक है, तो 358 और 359 इमरजेंसी में मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। इसमें 19 को कर सकते हैं, 20 और 21 को नहीं किया जाता। फिर है उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होती है। राष्ट्रपति कभी भी ऐसी घोषणा को वापस ले सकता है। संसद द्वारा अनुमोदन न किए जाने पर भी घोषणा वापस हो सकती है, वो हमने बात कर ली।
लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर घोषणा को वापस ले सकती है। तो जो हमने प्रभावों की बात करी, आपात उद्घोषणा के प्रभावों की, तो इसमें ये है मेनली कि अनुच्छेद 19 का निलंबन हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। तो अब हम इसके अगले वीडियो में जो है इनके प्रभावों की, हम आपात उद्घोषणा के प्रभावों की हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।